आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और उसी का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ लिया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, है ना। जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो वहां पर आपको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दिया था, है ना। तो अगर इसके बाद भी टॉपिक आगे होता है तो अच्छी बात है, बट फिलहाल मेरा टारगेट है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम अच्छे से कराएं, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाए और एटलीस्ट एक या दो न्यूमेरिकल आज की अपनी क्लास में हो जाए। सही है, तो स्टार्ट किया जाए। सबको यहां तक मेरा मैसेज आ गया होगा तो जल्दी से सब यस लिख दो और जल्दी से हम क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। बच्चे थोड़े कम ऐड हैं और शायद 1-2 मिनट लेट होने की तो आप लोगों की पुरानी आदत है। चलो ठीक है, वीडियो डाउनलोडेड होती है तो वो ठीक है, डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं या फिर वैसे भी देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं भी करें तो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जल्दी से हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सब लोग पेन नोटबुक लेकर रेडी रहो, ठीक है। आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाती होगी जहां तक मुझे पता है, ठीक है। सबके पास पूरे नोट्स आ जाते हैं, फिर भी आपको अपनी राइटिंग में नोट्स बनाना है, ठीक है। तो नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैसेज कर दो जल्दी से यस, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये देखेंगे होता क्या है, इनका स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स ये जो न्यूटन ने जो बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, सबसे पहले वो फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है पूरे यूनिवर्स में। जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं लाइक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब में सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया था, मैंने ही क्वेश्चन भी डाला था आपके दिमाग में कि अगर ये इतना वीक होता है तो हमें एक्सपीरियंस कैसे होता है, क्योंकि हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल को नीचे खींच लेता है। और क्या सच में ये वीक है? तो मैंने तो ये भी बताया था कि मैं यहाँ बैठा हूं, मैं और मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन है, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मैं हूं और मेरे सामने पेन है, हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट हमें ये महसूस क्यों नहीं हो रहा है? तो हमको ये महसूस इसलिए नहीं हो रहा है कि जब हम उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स बहुत कम आती है। अब वो मैंने बताया था उस दिन कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करना हम आज सीखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट डे जो मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन डाला था, आज उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, और इसके बाद इसे यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा जाता है। अब फिजिक्स में ना क्लास 9 से 12 तक बहुत सारे लॉ पढ़ोगे, बहुत सारे लॉ है ना, लेकिन यूनिवर्सल लॉ सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आई बात समझ में से कि यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। इवन हो सकता है क्लास में मैंने पहले डिस्कस किया भी हो। तो देखो, पहले सबसे पहले हम चलते हैं इनके स्टेटमेंट पे। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। और मान लो कि ए ऑब्जेक्ट का मास है m1 और बी ऑब्जेक्ट जो है इसका मास है m2, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो मान के चलते हैं कि वो r है। अच्छा, मैंने जो डिस्टेंस लिया है, देखो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लिया है ना। कभी भी अगर फिजिक्स की एक बात बता देता हूं मैं आपको कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ये मैं क्लास 9 के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। जैसे अगर हमें कार लेना है ना, तो अगर मुझे इस खंबे से, सपोज ये खंबा है यहाँ पे देखो कॉल, इससे इस कार की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम डिस्टेंस कौन सी कैलकुलेट करेंगे? कि हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, या हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, या हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि कार तो फिक्स है, लेकिन अगर कोई पूछे कि कार से जो
पोल है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हर बार रिजल्ट अलग आएगा। तो फिजिक्स में ये प्रॉब्लम बार बार आ रही थी, इसलिए डिसाइड किया गया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करें। क्या एज्यूम करें? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ना, इसका ग्रेविटेशन से लेना देना नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये नॉर्मली मैं मोशन चैप्टर में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। तो ये है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली उसको क्या एज्यूम करना, इवन हम अर्थ को भी लेते हैं ना, तो उसको हम एज अ कभी कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं, वैसे अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट में नहीं लेते हैं। तो इसको हम क्या लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ऐसा मानेंगे कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा है कि इस पूरे बॉडी का जो मास है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर कार का मास है 100 kg, तो हम मान के चलेंगे कि ये पॉइंट है और इसका मास कितना है? 100 kg। यानी मास को हम कंसीडर करेंगे, वेट को कंसीडर करेंगे, बट उसके साइज को कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मली किसी भी अगर सर्कल है ना, तो उसका लगभग जो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर उसको मानेंगे तो वो उसके सेंटर पे आता है। हम हमेशा देखो डिस्टेंस को कहां से कहां तक लेते हैं? सेंटर से सेंटर के बीच में लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैसेज कर दो सारे बच्चे। वेरी गुड। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है? देखो इनका स्टेटमेंट है, न्यूटन्स स्टेट दैट, स्टेटमेंट का मैं आपको बुक में भी दिखाऊंगा, पहले मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूं कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी, इनका स्टेटमेंट देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, gravitational force between any two object in the universe is फर्स्ट। इसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वेयर द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट, कृष्णा बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर में होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर या स्फेरिकल है तो उसका तो सेंटर हमें समझ में आता है, बट जैसे ये कार है, ठीक है, तो एक अंदाजा लगा लेते हैं उसके बीच में कहीं पर है। ये पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो, वो गलत नहीं होगा। वैसे आगे चल के इसी कॉन्सेप्ट को बड़ी क्लासेस में बोला जाता है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है। आई बात समझ में? वो चीजें आपको क्लास 11th में पढ़नी है जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट का शेप कुछ ऐसा है, समझ लो, अगर उसका शेप कुछ ऐसा है, देखो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो वो बाद की बात है। अभी हम बाय डिफॉल्ट एक अंदाजा लगा के सेंटर में चलेंगे। क्लास 11th में आपका टॉपिक आएगा, मैं याद दिला देता हूँ, जो आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि मैंने बताया था रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम कुछ और हो सकता है, बट उसमें पढ़ना होता है रोटेशनल मोशन के बारे में, जो कि रोटेशनल मोशन के बारे में आप क्लास 9, 10th, 8th कभी भी नहीं पढ़े हो। वो स्टार्ट होगा क्लास 11th में और वो कॉन्सेप्ट खत्म भी हो जाएगा क्लास 11th में। इज इट क्लियर कृष्णा? सो रोटेशनल मोशन, हाँ, तो अभी हम कहाँ पे थे? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज फर्स्ट directly proportional to directly proportional to directly proportional to the product of mass of two object। and second concept है, मैं समझाता हूं इसके बारे में, and inversely proportional to the square of the distance between two objects या बॉडी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, मान लो कि दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो फोर्स है F। मान लो, मानने में क्या जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स
between any two object in the universe is, ठीक है, क्या होता है, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी दोनों बॉडी का मास m1 एंड m2, यानी इन दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड पॉइंट बोल रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम इस तरीके से लिखते हैं 1/, आप सबको पता होगा, इसे मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहां तक सबको समझ में आया? ये था स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट आता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ये चीजें एज इट इज कॉपी कर सकते हो। ये लिखने के बाद मैं आपको बुक में भी चलूंगा कि बुक में स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक दो वर्ड आगे पीछे लिख सकता है, अदरवाइज होता यही है, ठीक है। क्या ये आपको समझ में आया? अभी इसको और हम कंटिन्यू करेंगे, मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूं, इसलिए मैंने एक बार पूछ लिया आप लोगों से। चलो, ये दोनों समझ में आ गए, ज्वाइन कर देता हूं। जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। क्या दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसा बन जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि प्रोपोर्शनल जब भी हटता है ना, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पे एक ना कांस्टेंट यूज होता है ना। वो कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के हम कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो होता है, जैसे स्टेटमेंट कुछ मैं फिर से लिख देता हूँ, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है ना। इसके बाद जैसे हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है जिसका नाम है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये g क्या है भाई? तो g क्या होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे लिख सकते हैं कि g इज अ कांस्टेंट, ठीक है, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हुआ मेन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। जब मैंने बोला था कि मेरे और मेरे पेन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F कितना लगेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इतना लगेगा। मान लो जैसे मेरा मास है कुछ, अगर मेरा मास पता हो, मेरे पेन का मास पता हो, और मेरे पेन के बीच की डिस्टेंस पता हो, और ये g की वैल्यू तो हमें पता है। अगर हम इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमें फोर्स बिटवीन पेन और माई सेल्फ, ठीक है, हम दोनों के बीच के फोर्स को आप कर सकते हो। जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि सर ये वैल्यू तो, आप खुद बोलोगे सर ये वैल्यू तो बहुत कम है, बहुत कम होती है वैल्यू। ये आपको जाएगा 10⁻⁻20, 10⁻10, 10⁻8 न्यूटन, ऐसा जाएगा, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत 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 छोटी वैल्यू होती है ना। माइक्रोन में उसकी वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू काफी कम होती है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहां तक सबको समझ में आ गया तो जल्दी से मैसेज करो। ओके, यस, ठीक है बच्चों। अब हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। एक बार आपके बुक को भी दिखा देता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में चीजें कैसे मेंशन की हुई है। देखो, देखते रहेंगे आप लोग, न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये सब ऐसे स्टोरी दिया हुआ है। मेन यहाँ से स्टार्ट हो, टू ऑब्जेक्ट विथ मासेस m1 एंड m2 केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ ईच अदर, मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इतना। अच्छा, मैंने r लिया है, इन्होंने d लिया है, तो आप d ले लेना बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे r लेने की आदत है, नॉर्मली r डिस्टेंस में लेता हूँ, तो
और वेयर जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वेट, तो बस यही आपकी स्टोरी है। थोड़ा सा आप इसको और पढ़ सकते हो। मैं इससे रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, बोर्ड के लिए इतना नॉलेज काफी है, बोर्ड के लिए इतना नॉलेज काफी है। कई बार ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कैपिटल जीएनएस की यूनिट पूछ दी जाती है, ठीक है, जो कि बच्चों को याद नहीं होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है ये, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2 है, -1 है, 3 है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इवन मैं खुद जब टेस्ट लेता था ना, मैं खुद आपके शहर की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ जब आपके सीनियर का मैं टेस्ट लेता था तो मतलब 60 to 70% बच्चे क्वेश्चन ये गलत करते थे। तो प्लीज इसको याद कर लो। और जब क्लास 11th में जाओगे ना, क्लास 11th में तो एक डायमेंशन चीजें पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है? डायमेंशंस। तो ये कैपिटल जी की यूनिट और कैपिटल जी का डायमेंशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है यूनिट, तो अभी यूनिट ही याद कर लो। क्लास 11th में जाना तो डायमेंशन आप सीख लोगे। तो ये हुआ। अब इससे छोटी छोटी चीजों का हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछ दिया जाए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का मास सडनली डबल हो जाता है, सडनली, वैसे प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। बट मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का मास सडनली डबल हो जाता है, तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बताएगा? फोर्स कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा? ये आप बता सकते हो मुझे, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर कर सकते हो। 4 टाइम्स। वेरी गुड सारंग, वेरी गुड, सारंग ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन करता है। फर्स्ट आंसर नहीं मैं देखूंगा। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच की डिस्टेंस को सडनली हाफ कर दिया जाए, दोनों के बीच की डिस्टेंस को सडनली हाफ कर दिया जाए, तो फोर्स कितना हो जाएगा? अगर पहले फोर्स F था, कोई दो ऑब्जेक्ट देखो इस डिस्टेंस पर है और जस्ट उसको हाफ कर दिया जाए उसकी डिस्टेंस को, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स गलत है, सारंग आपका गलत है, आकांक्षा आपका भी गलत है, हर्षवर्धन आपका भी गलत है, तुलजा आपका सही है, वेरी गुड, तुलजा ने सही बताई है। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। आई बात समझ में? फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो रही है? हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, और 1/4 जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा और फाइनली फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो खुद कराए हैं, ये मैं जानता हूँ। अननोन बच्चे होते तो मैं कह भी सकता था कि आपको चीजें नहीं पता। आई थिंक सबको समझ में आ गया 4 टाइम्स कैसे होगा। आकांक्षा, हर्षवर्धन, सारंग सभी लोग मैसेज करो। कृष्णा आप तो सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, समझ में सबको आ गया। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केस में, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैं ना ओवरऑल फंडामेंटल फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये नोट करके समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये सब जो है ना, इनवर्स इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये क्या होता है? मतलब वो जो फोर्स होता है ना, वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो स्टेटमेंट था ना ऐसा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हमेशा होता है। अगर आप बात कर लो, ध्यान से समझना, अगर आप बात कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको नहीं पढ़ना, क्लास 12th में पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो उस वहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा। आप क्लास 12th में मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हो, वहां भी लगता है। इन क्लास 10th में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स करके बता दिया गया है इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में, नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकली वेरिफिकेशन दिया गया है। ये जो है ना इनवर्स लॉ, इसका वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन। आप लोग को देखना है प्रूफ, ऑप्शनल है, वैसे वैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। मैं बता दूं ये वेरिफिकेशन कैसे किया गया है, मैथमेटिकली। वेरिफिकेशन बहुत तरीके की हो सकती है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है, लॉजिकली होता है, मैथमेटिकली होता है। इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है। देखना है कि आप लोगों को बता दूं, मैं बुक में बता देता हूँ, बुक में कहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग बुक देखो, बुक से आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेट, ये देखो, ये हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अंदर उन्होंने वेरिफिकेशन दे दिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वेरिफिकेशन है क्या, और यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हम उसको प्रूफ कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को, लेकिन टॉप पे इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है, हेडिंग नहीं लिखा है, तो आपको पता नहीं चलता कि दिया हुआ क्या है। तो थोड़ा सा आपके बुक को अरेंज अच्छे से नहीं किया गया है, तो अगर आपको समझना हो डेरिवेशन तो बोलो, मैं समझा देता हूँ, जिससे कि ये पता चलेगा, समझना है, ओके, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ वो सच में जो फोर्स होता है ना, वो आर स्क्वायर का या फिर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे। तो ऊपर उन्होंने हेडिंग लिखा है सर्कुलर मोशन है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जा रहा है ना, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। हमने बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यहाँ पर आपको दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को अर्थ करना है, ठीक है। वो उन्होंने जो प्रूफ किया है वो अर्थ लेकर के। मेरे पास थोड़ी वीडियो रुक के आ रही है, वेट 1 मिनट। अब सही आ रहा होगा। चलो देखो, इसको हम मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से समझ, मैं पूरा स्टोरी नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। देखो, सपोज ये आपका सन है, और मैंने आपको कैपलर्स लॉ में बताया है कि अर्थ उसके इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, बट राउंड फिगर में, ठीक है, राउंड फिगर में हम ऐसा मान के चलते कि जो अर्थ है वो कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ में, ऐसा मान करके चलो, ठीक है। कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा मान के चलो। रियलिटी इलिप्टिकल होता है, ठीक है, बट मान के चलो, ठीक है, सर्कल। वेट, देखो एफ जी, तो क्या लग रहा है इसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर एम इज अ मास ऑफ अर्थ या बॉडी, वी उसकी वेलोसिटी, और आर इसका है रेडियस। ये तीनों चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब बॉडी यहां से यहां तक आ रही है, तो एक साइकिल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अर्थ जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उस दौरान अर्थ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr, यस और नो, 2πr, वेरी गुड। तो v कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन कितना, t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये टाइम क्या है, टाइम को हम स्मॉल टी न लेकर के कैपिटल टी लेंगे। कैपिटल टी क्यों लेंगे ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये टोटल टाइम जो है वो है टी। अगर इस v की वैल्यू को हम fc में पुट करेंगे तो देखो fc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m 2πr अपॉन टी स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r होगा ये। अगेन fc की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, m इंटू 4π स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन t इंटू r। एक r से एक r कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा कितना देखो, 4π स्क्वायर m इंटू r अपॉन टी, टी नहीं टी स्क्वायर होगा, है ना, टी स्क्वायर। समझना ध्यान से, हम यहाँ क्या करेंगे, आर आर से
आर स्क्वायर से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और आर स्क्वायर से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। वो क्यों किया? हम इसको चाह रहे आर क्यूब बनाना, क्योंकि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हम सबने पढ़ा है, केपलर थर्ड लॉ सबने पढ़ा है कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट। आप सबने पढ़ा है, या फिर इसको के ले लो ना, कांस्टेंट के। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कितना होगा? 1 अपॉन कांस्टेंट। यस और नो? ये आपने पढ़ा होगा। यस और नो? इसका आंसर दो, यस और नो। ये आपने पढ़ा है केपलर्स लॉ में? वेरी गुड। सो एफ सी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? देखो ये पूरा का पूरा ये टर्म्स है कांस्टेंट। देखो पहले पूरा लिख लेते हैं। देखो यहां आएगा 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पर होगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम इधर लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट? यस और नो? ये पूरा कांस्टेंट होता है? ये कौन बोलता है? केपलर जी ने कहा था। ओके अच्छा, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और मास तो कांस्टेंट होता ही है। तो यानी ये सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट हो गई। यस और नो? ये सारा कांस्टेंट हो गया। तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर। सो कांस्टेंट और इक्वल टू मिलके क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल। सो एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। होगा ये? और मैंने बताया है, लिसन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इसका मतलब है कि अर्थ भी अगर सन के अराउंड घूम रहा है ना, तो अर्थ भी सन के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। अब कहेंगे कि उसको हवा में उड़ रहा है ना, अर्थ घूम रहा है चारों तरफ, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? उसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है अर्थ और सन के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से। आई बात समझ में? मतलब जो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से मान के चलो कि सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और अर्थ को एक स्पेसिफिक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, जिस वजह से अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। आई बात समझ में? पूरी फिजिक्स में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी घूमे, ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी अट्रैक्ट होती है, घूमती नहीं है। घूम रही है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो मैथमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होते हैं। सो एफ सी को आप क्या लिख सकते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दिया करो। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आर स्क्वायर। यही तो हम वेरीफाई कर रहे थे ना, हमें प्रूफ क्या करना था? वेरिफिकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, हाउ इट गेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होता, मैथमेटिकली वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन से रिलेटेड नहीं है। वो बाद में उनका जब मोशन होता है, मोशन होने को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जो कि रियलिटी में होता भी नहीं, वो एक स्यूडो फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ रिलेट ही मत करो ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके कृष्णा, ये एक स्यूडो फोर्स होता है, रियलिटी में नहीं लगती है, बस उसको बैलेंस करने के लिए जस्ट उसके अपोजिट में ऐसा इमेजिन किया जाता है। सो एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यही हो गया आपका वेरिफिकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो कोई भी फोर्स होता है ना, कोई भी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, वो सब के सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो। आज हमने दो टॉपिक पढ़ा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक पढ़ा कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना उसका वेरिफिकेशन। ये नॉर्मली मैं ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ाता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया था, तो मुझे लगा चलो बच्चों को बता देते हैं। तो आई थिंक ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया, तो जल्दी से मैसेज लिखो यस, ये पूरा डेरिवेशन अगर समझ में आ गया हो तो। यस यस, सारंग, आकांक्षा, भक्ति, तुलजा, हर्षवर्धन, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, काफी बच्चों को समझ में आ गया है। आगे करते हैं। तुलजा, इज देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, देन व्हाई द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल इन द शेप इंस्टेड ऑफ सर्कुलर। अब बेटा लिसन, यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इलिप्टिकल का अलग एक, इलिप्टिकल का जो डेरिवेशन है ना, पहले ऐसा माना जा रहा था, ये लगभग 18वीं सेंचुरी तक की मैं बात बता रहा हूँ, वहां तक माना जाता था कि वो सर्कुलर ही। इन्होंने बताया था केपलर ने, बट
16th सेंचुरी में केपलर ने बताया था, ठीक है, कि इलिप्टिकल होता है। लेकिन हम जितने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इवन 18th 19th सेंचुरी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट, हम राउंड में, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं, वो इतना बड़ा शेप है ना कि सर्कुलर और ये इलिप्टिकल है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? और दूसरी चीज होती है कि वहां पे होने का कारण ये है कि जैसे जैसे एक मैं फिगर बना के आपको बताता हूँ, देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तुलजा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि जो शेप है ना वो इस तरीके का होता है। देखो अर्थ हो, ये इसका शेप है। जो अर्थ की वेलोसिटी होती है ना, ये सन है और ये अर्थ है। जब अर्थ इस एरिया में होता है ना, इसकी वेलोसिटी काफी फास्ट होती है, याद रखना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है? काफी फास्ट। यानी यहाँ पे अभी मैं क्या मान रहा था? अभी मैं मान रहा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मैं यही बोलता हूँ कि अर्थ का जो मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है, बट एक्चुअल में वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। यही बात समझ में? तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से भी फर्क पड़ता है इलिप्टिकल शेप का। तो देखो यहाँ पर जो चलेगा ना, देखो सिचुएशन कैसी होती है, ये बहुत फास्ट चलता है और यहाँ से कैसे जाएगा? स्लो। देखो ये स्लो जाएगा और यहाँ से फास्ट। तो जैसे ही वो नजदीक आता है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा लगता है नजदीक आने की वजह से, वहां पर उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, यहाँ वो बहुत तेजी से पास करता है। और जैसे दूर जाएगा तो इसके बीच की फोर्स कम होती जाती है, इसकी वेलोसिटी भी कम होती जाती है। अब रही बात की इलिप्टिकल का प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है? तो इलिप्टिकल का भी मैं प्रूफ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो आपको 10th में या 11th 12th में आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इवन मैंने भी नहीं देखा था, बट ग्रेजुएशन लेवल होता है ना, बीएससी, जो फिजिक्स से करते हैं, बीएससी साइंस से करते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पे एक वेरिफिकेशन क्या होता है कि मैथ में आपने पढ़ा होगा लोकस कैलकुलेट करना। लोकस सीखा है आपने 10th में? जैसे कि सर्कल का इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो सर्कल का ये इक्वेशन आपने पढ़ा है, यस और नो? जल्दी से मैसेज करो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह का चीजें पढ़ा है आपने, यस और नो? जल्दी से मैसेज कर दो बच्चों। यस, ये दोनों आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से जो इलिप्स होता है ना, इलिप्स का इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है? तो होता ही है कि उन्होंने इलिप्टिकल शेप बता दिया, बट बाद में जब ये सॉल्व किया गया, जब उनका इक्वेशन निकाला गया, इनका ये जो पाथ है ना, तो हमें इक्वेशन ऐसा दिखा। इस इक्वेशन से हमें पता चला कि इलिप्टिकल है, लेकिन राउंड में, ठीक है? अब देखो ग्रेविटेशनल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, तो जरूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी कंप्लीटली सर्कुलर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इलिप्स में भी इनके बीच में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कैसे होगा? डिस्टेंस तो ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, V और R। जहां पर R ज्यादा है वहां पे V कम है, और जहां पर R कम है वहां पे V ज्यादा है। तो ओवरऑल मिला करके वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। तो तुलजा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आई थिंक मैंने सारी चीजें बता दिया। सिमिलरली कैन वी प्रूव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस? नहीं बेटा, इसका ऐसा कुछ मैंने पढ़ा तो नहीं इसके बारे में सारंग, ठीक है, कि मास नॉर्मली देखो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो दो चार्ज के बीच में लगता है, तो वो दोनों चार्ज के ऑब्वियसली जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करो तो जो दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है, वो मैग्नेट का जो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो पोल्स के बीच, पोल्स के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वांटिटी फिक्स होती है, तो ये डायरेक्टली उससे कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैंने देखा नहीं है। ओके सारंग, कुछ हो तो आप भी गूगल पे सर्च करना, मुझसे पूछना, मुझे बताना, सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे अपना हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट। इस पे जल्दी से हम एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मैं बुक में ही आपको दो न्यूमेरिकल समझा देता हूँ। देखो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे एक मैं अपने मन से क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ, व्हाई द अर्थ डजंट कोलाइड ऑन सन। बेटा ये कैसे हो जाएगा? कोलाइड कैसे कर जाएगा? बहुत ज्यादा उनके बीच की डिस्टेंस है। अगर सिचुएशन मान के चलो कि अगर सन और ये अर्थ है,
बहुत एंशियंट, बहुत साल पहले की बात है, करोड़ों साल पहले, ठीक है, मिलियन बिलियन ईयर्स पहले। हो सकता है कि इनके बीच में बहुत छोटे 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 बहुत सारे प्लेनेट हुए होंगे। ये अपनी ग्रेविटी वाले को ये खींच लिया, ये अपनी ग्रेविटी वाले को खींच लिया। सबका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मैं अगला टॉपिक वही पढ़ाने वाला हूँ। सबका अपना फील्ड होता है, उस फील्ड के बाहर वो इफेक्ट नहीं डालता। तो सन का जो अपना फील्ड है ना, उस फील्ड के अंदर अगर कोई जाता है उसको वो खींच लेगा, लेकिन अर्थ उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आता है। सेम यही आंसर होगा कि अर्थ जो है वो मून को क्यों नहीं खींच लेता है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर होता है। ओके कृष्णा, एक टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड, आप याद रखना, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगला टॉपिक यही है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो आपको शायद नया लग रहा होगा, बट एक नाम लूंगा ना तो आपको ये जाना पहचाना लगेगा। बताऊं, इसी का एक और नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको क्लास 7th में मैंने ही पढ़ाया है, और उसको जी से डिनोट करते हैं। यस और नो कृष्णा, ये टर्म जी आपका जाना हुआ है, जिसकी वैल्यू होती थी 9.8। हाँ, ये जो होता है ना, इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कोई चीज हो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा कोई भी बॉडी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ठीक है, ये तो नाम आपकी क्लास 10th में दिया भी नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड नाम इंट्रोड्यूस ही होता है क्लास 11th क्लास में। बट आपको ग्रेविटेशनल फील्ड समझा रहा था, आपको लगता है कि सर ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया, तो मैंने उसको इससे रिलेट कर दिया। आई बात समझ में? अब आप लोगों को समझ में आ गया। देन व्हाई इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये क्या बात हुई रिवॉल्विंग अराउंड सन? दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको प्रोवाइड करा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे के चारों तरफ घूम सकता है। उसी फॉर्मूले के थ्रू हम सैटेलाइट को भी रिवॉल्व कराते हैं, उसी के थ्रू मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसी के थ्रू अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है। और उसके बाहर तो ज्यादातर हमारा कोई टेलीस्कोप गया नहीं है। बाहर देखा जाए तो हो सकता है कि सन भी किसी दूसरे स्टार या कुछ नई चीज हो उसके चारों तरफ घूम रहा हो। ठीक है, ऐसी कई थ्योरीज आती है। अभी तक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग तो ये बोला जाता है कि सोलर सिस्टम के सेंटर पे सन है। ठीक है, अब सोलर सिस्टम के बाद ठीक है 8 या 9 प्लैनेट है, बट आगे का किसको पता? आगे जाओ तो बहुत नई नई थ्योरीज आ सकती है। वैसे तुम लोग एक फैक्ट बात बता दूं, इस पे रिसर्च करने से बेटर है, क्योंकि ग्रेविटेशन की थ्योरी जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आइंस्टीन ने इसको ऑलरेडी पूरी तरीके से फेल बता दिया है। आई बात समझ में? तो इस पे ज्यादा रिसर्च करोगे भी तो उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा नहीं है। 20-30 सालों में इस पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा है, इसका मैंने आपको कारण बताया ना। लिसन, हाँ रिलेटिविटी, वेरी गुड। ये किसने बोला? कृष्णा। ओके, पढ़ लियो रिलेटिविटी। ये बहुत मतलब ये आइंस्टीन की दी हुई कॉन्सेप्ट है, और ये अभी तक इसका कोई एक्सेप्शन आया तो नहीं है। ठीक है, और नहीं चांस है, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत मतलब, तो ये रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट है, जनरल रिलेटिविटी और एक स्पेशल रिलेटिविटी। ये क्लास 12th का टॉपिक है, आपको अभी समझ में आएगा नहीं। नॉर्मल क्लास होती है तो मैं थोड़ा सा स्टोरी बता के उसको ड्रामेटाइज करके समझाता हूँ बच्चों को, समझ में आ भी जाता है। बट उसके जो फॉर्मूले हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरीज है, ये तो मतलब हम जब पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। जब मैं पढ़ाने लगा तब ये चैप्टर मैंने देखा बुक में, फिर इसकी मैंने स्टडी की, फिर थोड़ा बहुत बच्चों को मैं बताता हूँ इसके बारे में। वैसे एग्जाम वगैरह में आता नहीं है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, अभी इसको आने में टाइम है। तो चलो, ये चीज आपको समझ में आ गया। जल्दी से एक न्यूमेरिकल करते हैं। कृष्णा, आपका डाउट दूर हुआ? कृष्णा, यस, ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो सब। तो इसके बाद हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल कोई कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। 1 मीटर, और बोलेगा कि इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करो। दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करो? कैलकुलेट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो शॉर्ट में करके आपको बता रहा हूँ कि हमें पता चल जाए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत बहुत वीक होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 की वैल्यू कितनी होती है? 5, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है। M2 की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1। अच्छा, 6.67 को हम 20/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 6.65 जा कितना होगा 33, ऑलमोस्ट 33 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। आप बताओ क्या ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, यस और नो। 1 kg जो होता है ना, 1 kg का जो हम वेट उठाते हैं 1 kg वो होता है 1 न्यूटन। ऑलमोस्ट वो वेट कितना होता है 1 न्यूटन। और ये 1 का कितने पार्ट है बताओ, मिलियन ट्रिलियन पार्ट है। तो क्या ये नेग्लिजिबल है, ऑब्वियसली यस। तो आप एग्जांपल ले सकते, आप 50 kg लो ना, 500 kg लो, 500 होता तो भी ये -9 आता, ये 100 होता तो भी ये -7 आता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -7 भी बहुत छोटी, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। सो नॉर्मली हम अर्थ पे किसी दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। आई बात आपको समझ में। फर्स्ट डे मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में भी 2-3 न्यूमेरिकल्स है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करना। अगर इसमें डाउट हो तो मुझसे पूछना। देखो जैसे ये करते इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, कुछ विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी वाला कुछ न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन पढ़ना। Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? कुछ भी नहीं करना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, mr दिया हुआ है 1 मीटर, m1 दिया 75, m2 दिया 80 और g की वैल्यू हम सबको पता है। सबकी वैल्यू को पुट करो, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये आपसे बन जाएगा? मैसेज में लिखो जल्दी से यस। क्या ये बन जाएगा? कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। नॉर्मली एज ए टीचर मुझे कराना चाहिए, बट मैं जानता हूं कि मैंने थ्योरी में इतना ज्यादा आपको टाइम दे दिया, जितने अच्छे से समझा दिया, तो न्यूमेरिकल आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। गुड। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, वो भी देख लेते हैं। वेट, हाँ, इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल की बात करें, एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी। अच्छा, ये चीजें, ये वाला क्वेश्चन अभी रहने देना, ये क्वेश्चन आपको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। वेट, कहाँ पे हो आप लोग? ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। वो क्यों बताऊंगा? क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। अब आपको 9th में मैंने नहीं पढ़ाया है, तो मुझे नहीं पता कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से आता है कि नहीं। तो मैं अपने लेवल पे थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन को जल्दी में आपको समझा दूंगा। इज इट क्लियर? इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह के होते, एक होते हॉरिजेंटल मोशन, एक होते हॉरिजॉन्टल मोशन, जो आपने पढ़ा होगा ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक पढ़ा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़ा होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। आप सबने पढ़ा होगा। ये होता है हॉरिजेंटल मोशन के लिए। आपको जो ग्रेविटेशन में पढ़ना है, आपको जो ग्रेविटेशन में पढ़ना है, वो पढ़ना है वर्टिकल मोशन के लिए, ठीक है। तो अगली क्लास में पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा, वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, ये मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। आई बात समझ में? इससे रिलेटेड आपके पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में 4 से 5 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में, एनटीएससी में, या किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? तो ये अपने अगले क्लास की टॉपिक रहेगी। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद ये 2 ही था, 2 के बाद हाँ अब नहीं, ठीक है, तो वो भी मैं समझाऊंगा। इसके बाद देखो एक और न्यूमेरिकल देखो, ये भी आप लोगों को करना है होमवर्क। एक वो पहला था और एक ये वाला है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन। एक मिनट, आप लोगों को बुक दिख रहा है ना बच्चों? मैंने पूछा ही नहीं स्टार्टिंग में, बुक आप लोगों को दिख रहा था? हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन अर्लियर एग्जांपल। अच्छा, अब आपको अर्थ और महेंद्र के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ और एक ऑब्जेक्ट हो गया, देखो एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका अर्थ और एक ऑब्जेक्ट हो गया महेंद्र का मास। तो देखो महेंद्र का मास कितना दिया हुआ है 75 kg,
और अर्थ का मास इतना होता है, इसको याद कर लेना, 6 × 10⁻24। और रेडी, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात है, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली महेंद्र की तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं होगी ना, अर्थ के कंपेयर में तो नेग्लिजिबल है, तो डिस्टेंस क्या होगी, अर्थ के रेडियस के बराबर। ये देखो, तो यहाँ पर हमें m1 मिल गया, देखो m1 मिल गया, m2 मिल गया, r मिल गया, और g तो हमें पता ही है, ठीक है। जब इस सारी वैल्यू को पुट करोगे तो आपको पता है कितना मिलेगा, 733 न्यूटन। कितना मिल रहा है, 730। क्या ये फोर्स काफी ज्यादा है, यस और नो? ये भी नेग्लिजिबल है, नहीं, ये फोर्स काफी ज्यादा है। इसीलिए महेंद्र को अपना वेट महसूस होगा, उनको ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। 1 kg 2 kg ही बहुत होता है, हम खुद वेट उठाते हैं, यहाँ तो 733 न्यूटन है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। इसीलिए जब अर्थ इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वहां पे ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर अर्थ इन्वॉल्व नहीं होना, तो अर्थ के ऊपर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर इन्वॉल्व हो, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, सबको करना है, मैं अगली क्लास में पूछूंगा। उसके बाद फिर से ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन, ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आता है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये अगली क्लास में हम करेंगे। यही जो आपका है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसी को अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। एक नाम आपके बुक में दिया है और दो नाम मैंने बता दिए। तो कृष्णा को भी मैंने बोला था ना, ग्रेविटेशनल फील्ड से कुछ समझाया था, वही टॉपिक है। तो अगली क्लास ये अर्थ ग्रेविटेशन नहीं हो पाएगा, वर्टिकल मोशन और उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, पॉसिबल हुआ तो ये भी कर लेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास सबको समझ में आ गई, यस और नो? किसी को कोई डाउट? क्लास समझ में आ गया? ओके, यस, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा बच्चे इतने सारे ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेट क्लास में सब कम आते हैं, फिर ज्वाइन ही क्यों करते हैं बैच? इतने सारे नोटिफिकेशन आए बच्चों के, मतलब 12-15 साल, पता नहीं कितने, मुझे मैंने देखा नहीं है, अभी देख लूंगा, ठीक है। इतने सारे बच्चे ज्वाइन के, बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं बच्चों के, ज्वाइन करते क्यों है? फिर क्लास में नहीं आना होता है तो। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इतना मेरा टारगेट था आज बताने का, और वो हमने अच्छे से कर भी लिया। अगर वेरिफिकेशन में या फॉर्मूले में किसी को डाउट हो, वो अगली क्लास में भी पूछ सकता है। इवन आप लोग अगर घर पे जो मैंने 2-3 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दिए हैं, तो उसमें भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ओके। हाँ, रिप्लाई हो सकता है कि मैं काफी देर बाद दूं, ठीक है, क्योंकि हर समय मैं व्हाट्सएप ऑन करके नहीं बैठता, तो बट आप क्वेश्चन वहां पे डालना, मैं डेफिनेटली आंसर आपको दूंगा, देर से सही बट आंसर दूंगा जरूर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करें, चलो ठीक है, बाय।